आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। डोनाल्ड ट्रंप का जंगबंदी के हवाले से एक मरतबा फिर बयान आ गया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबंदी की है और नाकाबंदी के ऊपर उन्होंने बहुत खर्चा भी किया है, बड़े जबरदस्त इंतजाम किए हैं। लेकिन चाइना के जहाजों को कैसे रोकेंगे? जो ताकतवर ममालिक है उनके जहाजों को, बहरी जहाजों को कैसे रोकेंगे? क्या ईरान के साथ दोबारा एक फुल फ्लैज जंग में जाएंगे? ये सवालात अपनी जगह पे मौजूद हैं। अमेरिका के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और उन्होंने सारे ऑप्शन खुले रखे हुए हैं। अगर उन्हें दुनिया की सपोर्ट मिलती है या कोई बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद पैदा होती है या कोई वॉर ट्रॉफी उनके हाथ में लगती है, जैसा कि यूरेनियम उनके हाथ लग जाए, तो ऐसे काम के लिए वो रिस्क ले सकते हैं। या इस जंग को लंबा लेकर जाना हो तो वो दूर रह के जंग लड़ना चाहेंगे, वो मजीद नुकसान अपना करवाना नहीं चाहेंगे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, जो उम्मीद जाहिर की, वो एक सहाफी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत में सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है और अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सहाफी जिन्होंने बात की डोनाल्ड ट्रंप से, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वहां पे आपको रुकना चाहिए पाकिस्तान में। अभी ये सहाफी पाकिस्तान में, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया कि हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में कोई और डेवलपमेंट हो जाए, लिहाजा आपको वहां पे पाकिस्तान में रुकना चाहिए और हम मजीद, हमारा झुकाव है ईरान की तरफ बातचीत में और ये मुमकिन है कि आपको वहां रुकना चाहिए क्योंकि ईरान भी चाहता है कि बातचीत हो जाए। और साथ में उन्होंने कहा इसकी एक बड़ी वजह यह है कि फील्ड मार्शल इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, यानी डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बहुत खुश हैं और वो ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल इज डूइंग ग्रेट जॉब, तो आपको वहां रुकना चाहिए, 2 दिन में कोई डेवलपमेंट हो सकती है। अमेरिका को एक मरतबा फिर फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ी है क्योंकि हुकूमत जो अमरीकी है उसने जो काम डाला है डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे, उसका कोई इंपैक्ट आया नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने कितना खर्चा किया है यहाँ पे एक ब्लॉकेज लगाने के लिए। अमरीकी नाकाबंदी में कुछ 10,000 मरीन्स इस्तेमाल हुए हैं, यानी 10,000 अमरीकी फौजी हैं जो नाकाबंदी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। 100 से जायद अमरीकी लड़ाका तैयारे, एक तैयारा बरदार बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और 12 से जायद जंगी बहरी जहाज इस सारे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जिस ऑपरेशन के जरिए से आबने हुर्मुज़ के बैरूनी सतहों पे अमेरिका एक ब्लॉकेज लगा रहा है। सैटेलाइट से भी मुआवनत ले रहे हैं, जबकि ड्रोन्स की बड़ी तादाद भी वहां पे मौजूद है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का तरीकेकार है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि वो अपनी नाकाबंदी को कामयाब बनाए। लेकिन क्या ये नाकाबंदी कामयाब हो रही है? मुबैना इतलात के मुताबिक चाइना का एक बहरी जहाज गुजर गया वहां से, ऑयल टैंकर, और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। 2 जहाज जो हैं वो ईरान से मजीद रवाना हुए। अब उनके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं आई कि अमेरिका कुछ कर पाता है या नहीं कर पाता, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ही शायद दोबारा मुज़ाकरात होंगे। हो सकता है वेन्यू तब्दील हो जाए, हो सकता है कि दोबारा मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर ही हो। अगले 1 से 2 दिन में कोई ना कोई डेवलपमेंट होगी क्योंकि अमेरिका को जब भी फेस सेविंग की जरूरत पड़ेगी तो वो इस खित्ते में पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा क्योंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात बचे हुए हैं और वो ताल्लुकात इसलिए बचे हुए हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने अड्डे नहीं दिए। अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट ना कहते और अमेरिका के पास पाकिस्तान के अड्डे होते तो मेरी बात याद रखिएगा, आज सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती। तो थैंक्स टू इमरान खान जिसने अड्डे नहीं दिए और आज पाकिस्तान एक न्यूट्रल कैपेसिटी में अमेरिका और ईरान के बीच में एक मुज़ाकरात करवाने की कोशिश कर सकता है। बहरहाल पाकिस्तान कितनी फेस सेविंग दे सकता है अमेरिका को, पहले भी पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है। ऐसा लगता है 1-2 दिन में दोबारा से पाकिस्तान में फिर मेला शेला लगेगा और फिर खबरें पाकिस्तान के अंदर से निकलेंगी। उम्मीद की जा सकती है कि कोई अच्छी सेंस प्रिवेल करे और अमेरिका और ईरान किसी ऐसे नतीजे में पहुंचे जिसके जरिए से जंग बंद हो जाए। लेकिन अमेरिका के जो माली मफादात है वो इतने बड़े हैं कि आप कुछ भी यकीन से कह नहीं सकते। मशरिक़ वस्ता में कुछ ना कुछ ऐसा अलार्मिंग जरूर हो रहा है या कुछ ऐसा बहुत बड़ा होने जा रहा है जिसकी तैयारियां हो रही हैं और ये इंटरनेशनल मीडिया और कुछ जो इमेजेस हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। कल के दिन में अमेरिकी एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन हुआ है यहाँ खलीजी ममालिक में और ये रूटीन की कार्रवाई नहीं लगती। ये ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पे अमेरिका के अंदर आमतौर चल रही है अमेरिकी एयरफोर्स की और उसमें कोई एयरलिफ्ट ऑपरेशन चल रहा है। अब देखें कौन सी चीजें लाई जा रही हैं, कौन सी चीजें ले जाई जा रही हैं। तो मशरिक़ वस्ता में जो चीजें हो रही हैं उस पर रशिया का एक स्टेटमेंट आया। रूसी सलामती काउंसिल का कहना है कि अमेरिका और इसराइल मुज़ाकरात को ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और एक एजेंसी के मुताबिक अमेरिका खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी में इजाफा कर रहा है। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के दस्तों के साथ साथ एक और असॉल्ट जमीनी और बहरी हमला करने वाली और एक फोर्स है वो, और तैयारा बरदार बहरी बेड़ों की जंगी ग्रुप तनाज़े वाले इलाके में भेजे जा रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं इस तनाज़े वाले इलाके में बहुत सारे अमरीकी हथियार, उनके बेड़े, उनके फौजी और लड़ाइयों में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ हथियार वहां पे पहुंचाए जा रहे हैं। पैगाम में कहा गया कि इनके बहरा अरब में पहुंचने का मुतवक्के वक्त बिल्कुल करीब है, बिल्कुल वही है जब 2 हफ्तों की जंगबंदी खत्म हो रही है। यानी ये रूसी सलामती कौंसिल ने इसके ऊपर इशारा दिया और उन्होंने कहा कि अमरीकी हथियार और अमेरिका की बहुत सारी चीजें
मशरिक़ वस्ता में पहुंच रही हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि कुछ इमेजेस भी सामने आए हैं और सैटेलाइट के जरिए से भी ये चीज़ें क्लियर हुई हैं कि मशरिक़ वस्ता में एक्टिविटीज तेज हुई हैं। और ये भी रशिया की जानिब से दावा किया गया, रूसी सलामती कौंसिल की जानिब से जो दावा किया गया वो ये है कि 2 हफ्तों की डेडलाइन जिस वक्त खत्म हो रही होगी उस वक्त अमरीकी हथियार और साजो सामान फौजियों समेत बहुत बड़ी तादाद में मशरिक़ वस्ता में पहुंच जाएगा। ये एक बड़ा खेल हो सकता है जिसकी बारे में खबरदार किया है रशिया ने, यानी रूस का यह दावा है। अब देखते हैं कि होता क्या है। चाइना ने एक नया कानून मंजूर कर लिया है क्योंकि चाइना को इस बात का आइडिया हो गया कि हालात उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के पहले थे। चाइना ने जो नया कानून पास किया उसके मुताबिक किसी भी मुल्क ने चीन के माशी मफादात या शहरियों के खिलाफ इकदाम किए तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा। चीन के वज़ीर आज़म ली कियांग ने खुद मुख्तारी, सलामती और माशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए कानून पर दस्तखत भी कर दिए हैं। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक 20 शिक्कों पर मुश्तमिल नया कानून फौरी तौर पर नाफजुल अमल हो गया है। इस कानून के तहत किसी भी मुल्क ने चीन की माशी मफादात, शहरियों या इदारों के खिलाफ इकदाम किए तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा। अब आप यहां से अंदाजा कर लेना कि जब चाइना के जहाज गैर महफूज होंगे या उनके ऑयल टैंकर्स गैर महफूज होंगे तो ये उनकी मईशत के ऊपर एक अटैक है। और चीन ने कैटेगोरिकली कहा कि खुद मुख्तारी, सलामती और माशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़, अगर यहाँ पे कोई पंगा होगा या हमारे शहरियों के साथ कुछ किया गया तो इस नए कानून के मुताबिक हम फौरी तौर पे इकदाम करेंगे। अब 20 शिक्के हैं इस कानून की और चाइना ने बड़ी जल्दी में या उजलत में आप कहें इस कानून को पास सिर्फ इसलिए किया है ताकि मुस्तकबिल करीब में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बड़ा चैलेंज आता है अमेरिका की जानिब से या खित्ते में इसराइल की जानिब से, तो चाइना वो इकदाम कर सके जो वो करना चाहता है। तो उसके लिए ये कानून उन्होंने पास किया है। एक और खबर नाजरीन इंटरनेशनली खबरों की जीनत बनी हुई है और ये खबर आई है एक बैनुल अक़वामी इदारे की जानिब से। आलमी तवानाई एजेंसी है IEA, उसके सरबराह जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल का जो महीना है वो मार्च से कहीं ज्यादा बदतरीन होगा। मोहतात अंदाजों के मुताबिक उन्होंने कहा जी किल्लत बढ़ती चली जाएगी। इस आलमी इदारे का अंदाजा यह है कि कोई भी टैंकर जब निकलता है तेल लेकर तो वो अपनी मंजिल तक कोई 1.5 माह में पहुंचता है और लड़ाई को अब 1.5 माह तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो वो जो ऑयल टैंकर्स पहले से पहुंच चुके अपनी मंजिल पे, उन्होंने तो किल्लत नहीं होने दी, लेकिन अब किल्लत के असरात शुरू हो जाएंगे। यानी जिन ममालिक को पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की किल्लत का सामना ज्यादा नहीं करना पड़ रहा था उन्हें अब इस किल्लत का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा यह तेल की किल्लत का सिर्फ एक आगाज है। और एक और दावा किया उन्होंने कि तारीख का सबसे बड़ा तवानाई का बहरान ये सामने आने वाला है। सस्ते तेल और गैस का दौर खत्म हो गया। ईरान जंग खत्म होने के बाद तवील अरसे तक ये दौर जारी रहेगा जिसमें सबसे बड़ा एक तवानाई का बहरान होगा। ये BBC ने भी इसको रिपोर्ट किया है। और अगर ये सूरत पैदा हो जाती है तो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है या खित्ते के और बहुत सारे ममालिक हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएगी। अमेरिका और उसके आसपास जो ममालिक मौजूद हैं उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अमेरिका वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन आलमी सतह पे तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इससे अमेरिका मुनाफा कमाएगा। अब ये जो खित्ता है गल्फ, यहाँ के ममालिक ने यह फैसला करना है कि उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर इस लड़ाई को मजीद आगे बढ़ाना है इसराइल के मफाद में, या इस लड़ाई को खत्म करके खित्ते के मफाद में तिजारत को दोबारा से खोलना है, क्योंकि तेल की तिजारत से ही ये खित्ता पैसा कमाता है और यहाँ पे खुशहाली आती है। अगर ये तिजारत रुक जाती है तो सूरत हाल फिर आप जानते हैं सब कि किस तरफ जाएगी। नाज़रीन, इस मौके पे अब जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनकी जानिब से 3 वाज़ेह पैगामात अब सामने आ चुके हैं। ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं खामनाई, उनके 3 वादे मौक़िफ़ हैं जो अब हमारे सामने हैं। ये अब छप चुके हैं मुख्तलिफ मीडिया में। ये 3 पैगामात या 3 वाज़े मौक़िफ़ उनके क्या है। नंबर 1, हम अपने मुल्क पर हमला करने वाले मुजरिम जारहियत पसंदों को हरगिज़ सजा दिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ा जारहाना स्टेटमेंट है कि हमारे मुल्क पर हमला करने वाले मुजरिम जारहियत पसंदों को हरगिज़ सजा दिए बगैर हम नहीं छोड़ेंगे। नंबर 2, हम इस जंग में होने वाले हर नुकसान के साथ साथ शोहदा के खून और जख्मियों के जख्मों का मुआवजा या तावान जरूर तलब करेंगे। ये बहुत सख्त स्टेटमेंट है उनका। और नंबर 3, हम यकीनी तौर पर आबनाए हुर्मुज के इंतजाम को एक नई सतह पर ले जाएंगे, यानी इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी सूरत अपने जायज हकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे और इस मामले में पूरी जो मज़ामत है वो हम एक इकाई की सूरत में उसको तसव्वुर करते हैं और हम मज़ामत जारी रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 3 चीजें जब सामने आई इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से, तो ये एक ऐसी पोजीशन है जहां मुज़ाकरात कामयाब होना जरा मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका को वॉर ट्रॉफी चाहिए, उन्हें फेस सेविंग चाहिए और ईरान को बदला चाहिए। अब इसमें जो मीडिएशन करने के लिए या सालसी करने के लिए पाकिस्तान जैसे ममालिक बीच में है, उनकी मुश्किल में मजीद इजाफा हो जाता है।
लेकिन पाकिस्तान बदस्तूर यही कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ करके इन ममालिक के बीच में अमन कायम किया जा सके। एक और प्रॉब्लम जो अमेरिका को फेस करनी पड़ रही है, और ये जो रिपोर्ट आई है ये स्प्रिंटर प्रेस एजेंसी है SPA, उन्होंने ये खबर जारी की है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज में कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अमेरिकी फौजियों का मोराल बहुत ज्यादा गिर गया है और पहले से दुगनी तादाद में अमेरिकी फौजी कबल अज वक्त रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यानी पहले वो जितने रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करते थे अपनी सर्विस में, अब उससे दुगनी तादाद में वो रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और ये तादाद दुगनी हुई है ईरान पर हमले के बाद। और खास तौर पे इसमें मिनाब स्कूल में जो बच्चों की शहादतें हुई हैं, छोटी बच्चियां, मासूम बच्चियों की जो शहादतें हुई हैं, उसकी वजह से काफी एहसास नदामत है या गिल्ट है अमेरिकी फौजियों में, और बड़ी तादाद में फौजी ये वजह सामने रखते हुए वो रिजाइन कर रहे हैं, अपनी नौकरियां छोड़ने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये एक नई सिचुएशन है जिसका अमेरिका को सामना करना पड़ रहा है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पाकिस्तान में ये जो मौजूदा हुक्मरान है ना, तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। इनके ये दावे मेरे सामने पड़े हुए हैं। मैं ये दावे आज फिर देख रहा था कि जनाब $100 अरब की सरमायाकारी आएगी। कभी शहबाज शरीफ बता रहे थे कि $10 अरब हम लेकर आ रहे हैं UAE से सरमायाकारी, कभी बता रहे हैं कि $22 अरब हम लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब से सरमायाकारी, कभी बता रहे हैं कि $15 अरब या $7 अरब हम लेकर आ रहे हैं कतर से सरमायाकारी, कभी ये जफियों की तस्वीरें डाल रहे हैं, कभी ये मिलनियों की तस्वीरें डाल रहे हैं, कभी आज़रबाईजान से जाके तस्वीर डालते हैं कि यहां से $2 अरब की सरमायाकारी आ रही है, कभी तैयब उर्दगान को मिलते हैं, कहते हैं जी यहां से सरमायाकारी आ रही है, कभी यूरोप में जाते हैं, जो आदमी पास से गुजरता है उसके साथ फोटो बना के लगा देते हैं कि इतने $अरब की सरमायाकारी आ रही है। जब ये सारा पैसा इकट्ठा किया तो ये लगभग $100 अरब बनते थे, जिसकी सरमायाकारी ये लोग पाकिस्तान में लाने के दावे कर रहे थे। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन से महज 400 से 500 अरब के मादनी धातों का मुआहदा करना चाहता है। पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास $1 खरब के ऐसे जखायर मौजूद हैं। अमेरिका अगर सरमायाकारी करे तो हर साल 10 से 15 अरब का फायदा हासिल कर सकता है, और यह सिलसिला 100 साल तक जारी रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाशिंगटन में पाकिस्तानियों से खिताब। दोस्त ममालिक पाकिस्तान में $27 अरब का सरमायाकारी करेंगे। एहसन इकबाल। गवर्नर सिंध ने कहा जनाब कि हम ऐसी कार्रवाई डालने जा रहे हैं कि हर साल $12 अरब जो है वो हमें मिलेंगे पाकिस्तान की मईशत में। ये एक और जो लाल टोपी वाला इनका वो ये कह रहा है कि हम एटम बम बेचेंगे, 5 बम हम बेचेंगे सऊदी अरब को, 5 बम हम बेचेंगे तुर्की को, और दोनों से 25-25 अरब हम लेंगे और हमें किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। कहानियां सुना सुना के इन्होंने कौम को लगभग कोई $100 अरब की इन्होंने कहानी सुना दी कि ये इकट्ठा करेंगे। पाकिस्तान में आया कितना? $1 अरब भी सरमायाकारी के तौर पे पाकिस्तान में नहीं आया। अब मोहसिन नकवी ने एक स्टेटमेंट दे दिया, जो पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला है, और इनकी जो काबिलियत है वो आसिम मुनीर के बहुत करीब होना है। आसिम मुनीर से इनके बड़े शानदार फैमिली के ताल्लुकात हैं, फैमिली रिलेशन हैं, जिनकी बुनियाद पे इनको बहुत सारे ओहदे मिले हुए हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने $100 अरब की कहानी सुना दी कि वो पाकिस्तान से पिछले 4 साल में निकल गए। यानी रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक ये तो दावा करते थे पाकिस्तान में सरमायाकारी लेकर आएंगे, उल्टा रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक हुआ क्या कि पाकिस्तान से सरमाया निकल गया। और पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने, जो आसिम मुनीर के बहुत करीब है, उसने खुद स्टेटमेंट देते हुए कहा कि $100 अरब पाकिस्तान से निकल गए, और फिर ये भी कह दिया कि 2 बंदे पकड़ेंगे तो ये करेंगे और वो करेंगे और पता लग जाएगा और हम ढूंढ लेंगे, अब ये पैसा पाकिस्तान वापस लेकर आओ। तो वो लोगों को धमका भी रहे हैं, कहानी भी सुना रहे हैं, बंदे उठा के तो यहां तक पाकिस्तान को पहुंचा दिया। इसको जबरी लापता करो, उसको जबरी लापता करो, वो इलेक्शन लड़ने जा रहा है उसको जबरी लापता करो, वो बलोच है वो अपने हक के लिए आवाज उठा रहा है उसे जबरी लापता करो, वो कबायली है वो अपना हक मांगता है, वो अपनी मादनियात में हिस्सा मांगता है, उसको जबरी तौर पे लापता करो, वो आदमी पानी मांगता है उसको जबरी तौर पे लापता करो, ये शख्स इंसाफ मांगता है, ये औरत ये मांगती है, इसको भी जबरी तौर पे। इन्होंने बंदे उठा के पाकिस्तान में तबाही फेर दी है। अब ये कहते हैं ये और बंदे उठाएंगे। देखें पाकिस्तान में इन्होंने किया क्या, दावा इन्होंने किया था कि ये पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे। $100 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने का इन्होंने दावा किया। SIFC बनाई आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का विजन। $1 की पाकिस्तान में सरमायाकारी आई नहीं, कर्जे ले लेके पाकिस्तान की कमर टूट गई और पाकिस्तानी पाकिस्तान से भाग गए, पैसा भी लेकर भाग गए। $100 अरब खुद वो कह रहे हैं पाकिस्तान से बाहर चला गया 4 साल में, हम कोई पैसा पाकिस्तान में ला नहीं पाए, और जो कीमती पाकिस्तानी है वो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान से बाहर चले गए। यानी 34 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क जा चुके हैं। ये पहले इतनी बड़ी तादाद में नहीं जाते थे। 2022 में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया तो 8 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी उसी साल निकल गए।
2023 में 8.5 लाख पाकिस्तानी निकल गए, 2024 में 7.25 लाख पाकिस्तानी निकल गए, 2025 में 7.25 लाख पाकिस्तानी निकल गए। अब 2026 में इतनी पाबंदियां इन्होंने लगाई, 25 और 26 में पाकिस्तानी अभी भी पाकिस्तान से निकलते जा रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़ के जाना चाहते हैं। ये पीएमएलएन तबाही बहुत फेरती है। 2015 में जब इनकी हुकूमत थी ना, तो 2015 में 9.5 लाख पाकिस्तानी एक साल में पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे। 2014 में भी इनकी हुकूमत थी, 7.5 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे। 2016 में भी इनकी हुकूमत थी, 8.5 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे। 2017 में 5 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर गए, जब नवाज शरीफ का बुरा वक्त शुरू हुआ। इमरान खान का दौर भी देख लेते हैं। 2018 यहां 3.5 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से चले गए, 4.25 लाख लगभग। 2019 में 6 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर चले गए। 2020 में 3.25 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर चले गए। 2021 में 3.25 लाख। तो तादाद कितनी कम हो गई थी उन सालों में, यानी आधी तादाद रह गई थी उन सालों में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। और अब पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ रही। पाकिस्तान में ना सिर्फ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बल्कि लोग अपना पैसा लेकर पाकिस्तान से निकलते चले जा रहे हैं। जैसे लोगों का दाव लगता है, लोग पैसा पाकिस्तान से बाहर निकालते हैं। कोई पाकिस्तान में पैसा लाना नहीं चाहता। ये अगवा करते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, जलील करते हैं, लोगों के बैंक अकाउंट बंद कर देते हैं, उनकी फैमिलियों के बैंक अकाउंट बंद कर देते हैं। जिसको दिल करता है एजेंसियां उठा लेती हैं। ये भी नहीं देखते कि इस आदमी के पास पासपोर्ट किसी और मुल्क का है, उसको भी उठा लेते हैं। 4-6 दिन का रगड़ा तो ये किसी भी मुल्क के शहरी को दे देते हैं पाकिस्तान में। कई ममालिक ये कह चुके हैं, जिसने जाना है पाकिस्तान में वो अपनी जिम्मेदारी पे जाए। पाकिस्तान में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एम्बेसियां मना कर देती हैं कि आप पाकिस्तान में अपनी जिम्मेदारी से जाएं, वहां एजेंसियां अगवा कर लेती हैं। 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर इस वक्त हर पाकिस्तानी 211 रुपए 26 पैसे का टैक्स दे रहा है। 211 रुपए 26 पैसे का टैक्स दे रहा है हर पाकिस्तानी 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर। और जब तक पाकिस्तान में जर्नैलों ने मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किया था, रिजीम चेंज ऑपरेशन जो मिलिट्री ने किया था पाकिस्तान में, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, बेचारे फौजियों का क्या कसूर है, वो तो मुलाजिम पेशा लोग हैं, वो तो बेचारे लड़ाई वड़ाई लड़ते हैं। ये तो जर्नैलों की ख्वाहिशात होती हैं, उनकी एक्सटेंशन होती हैं, उनके फायदे उनके मफाद होते हैं, जिसके लिए ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो वो जब उन्होंने ये किया था ना रिजीम चेंज ऑपरेशन, तब 150 रुपए का पेट्रोल मिलता था 1 लीटर। और आज उसी पेट्रोल पे जो आलमी मंडी में उस दौर से बहुत सस्ता है, आज सिर्फ 211 रुपए 26 पैसे हम टैक्स दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमत अलग है। 211 रुपए 26 पैसे सिर्फ टैक्स है, इसमें पेट्रोल की कीमत नहीं है। ये हम दे रहे हैं 1 लीटर के ऊपर। और इमरान खान के दौर में पेट्रोल इससे ज्यादा महंगा था आलमी मंडी में, और हम कितना दे रहे थे? 150 रुपए का में लीटर मिल रहा था। तो ये रजीम चेंज किया था उस वक्त जनरल बाबर ने, जनरल बाजवा ने, जनरल फैज ने, जनरल नदीम अंजुम ने। इन्होंने बड़ी कहानियां सुनाई थी लोगों को, जनाब अब तो हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत की कि पाकिस्तान का वजीर दाखिला खुद पाकिस्तानियों को अब बता रहा है कि जनाब फिक्र ही ना करें, $100 अरब पाकिस्तान से निकल गया और अब वो पैसा वापस लाना चाहते हैं। ये $100 अरब कितना होता है पता आपको? चाइना ने कोई 12-15 साल पाकिस्तान में पैसा लगाया, $60 अरब के आसपास लगाया, और वो पैसा उतारना किसने? पाकिस्तानियों ने उतारता है। और $100 अरब 4 साल में पाकिस्तानियों का पाकिस्तान से निकल गया। ये मोहसिन नकवी ने कहा। अंदाजा करें आप ये कितने महंगे पड़े पाकिस्तानियों को, आप यहां से हिसाब लगा सकते हैं। और आज भी इनके अंदर सिर्फ एक जिद है। एक साबिक वजीर आजम है जिसको आवाम पसंद करती है, जिसने अपने तर्ज हुक्मरानी से साबित किया कि वो इनसे बेहतर है। उसने कोरोना के साथ बेहतरीन परफॉर्म किया, उसने आलमी वबा के साथ लड़ाई की, बैनुल-अक़वामी सतह पे उसने जो कुछ किया आज पाकिस्तान को उसका फायदा हो रहा है। उसने सबसे पहले एब्सोल्युटली नॉट कहा, आज यूरोपीय ममालिक भी वही कह रहे हैं। ईरान भी उसकी पॉलिसी में चल रहा है, उसको दुनिया में इज्जत मिल रही है, बल्कि ईरान के रुपए की कदर बढ़ रही है जंग के दिनों में। तो इमरान खान वो आदमी है जिसने आलमी सतह पे इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई थी। इमरान खान वो आदमी है जिसने आलमी अमन के लिए हर दरवाजा खटखटाया था। वो आदमी है जिसने पाकिस्तान में यकसा निजाम तालीम दिया था, जिसको बाद में बदल दिया गया। वो आदमी है जिसने हर आदमी की जेब के अंदर एक हेल्थ कार्ड डाल दिया था कि जाओ जाकर जितना मर्जी महंगा इलाज जिस मर्जी अस्पताल से करवाओ। वो आदमी है जिसने पनाहगाहें दी थी, और अब ये एक एक करके गिरा रहे हैं। आप अंदाजा करें कि कितनी दुश्मनी है इनको अवाम से कि उसने आम और गरीब आदमी के रहने के लिए पनाहगाहें बनाई, ये पनाहगाहें गिरा रहे हैं। और जो मजदूर गिरा रहे हैं वो कहते हैं जनाब हम यहीं पे रात को रहते थे, मजबूरी है, अब हम इसको गिरा रहे हैं क्योंकि हमें हुक्म आ गया हुकूमत की जानिब से। लंगर खाने बंद, पनाहगाहें बंद, गरीबों का हेल्थ कार्ड बंद, एहसास प्रोग्राम बंद। जो इमरान खान ने बेहतर काम किया अवाम के लिए, गरीबों के लिए, वो सारे काम इन्होंने एक एक करके बंद किए। और इमरान खान जो गरीबों के लिए काम कर रहा था वो भी बंद, उसको जेल में डाला हुआ है, मिलने ही नहीं देते। इनको समझ आती है कोई मंतक है ये? और दुनिया के किसी कानून में किसी मुल्क में जाकर आप देख लें, आप ये कहानी सुनाएंगे लोग हैरान हो जाएंगे। मैं यहाँ एयरपोर्ट से वापस आ रहा था, सोमालिया का एक ड्राइवर था, वो मेरे साथ बातचीत करना शुरू हो गया, और वो बतौर मुसलमान वो मेरे साथ उसका लगाव हो गया, वो बातें कर रहा था मेरे साथ। उसने मुझे पूछा इमरान खान के बारे में, वो नहीं जानता था कि मैं जर्नलिस्ट हूं। उसने मुझे इमरान खान के बारे में पूछा, मैंने बताया वो जेल में है। तो उसने पूछा उसकी क्या हालत है, मैंने बताया, तो उसने कहा कि ये लोग मुसलमान नहीं है जो पाकिस्तान में ये कर रहे हैं।